महाभारत खत्म हो गया और सब ये लोग ने कहा कुंती से कि तुम महल में रहो, अब तो युधिष्ठिर राजा हैं, तुमने जिंदगी भर तकलीफ उठाई हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण ने भी कहा बुआ से अपने कि अब यहाँ रहिए, तो उन्होंने कहा नहीं कृष्ण, तुम मुझे दुख ही देना, क्योंकि दुख जहाँ होता है वहाँ तुम हमेशा साथ रहते। अब लेखक भी इस दुख से जुड़ता है। दूसरे दुख कहे जाते हैं आर्थिक संघर्ष के, जो हमारे वामपंथी लोग ज़्यादा उछालते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दुख है जीवित होने का दुख। मेरी रचनाओं में जो आते हैं चरित्र, वो जीवित व्यक्तियों के ही हो सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से नापता हूँ कि हमें साहित्य से ही प्रतिबद्धता रखनी है। कोई और विचार का आक्रमण आने दो विचार, लेकिन मुख्य ये कि वो साहित्य में कैसे आता है और साहित्य कैसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। एक आध बार हमारे मुंह से भीष्म सारी की तारीफ निकल गई, तो मुझे डांट दिया निर्मल जी ने, यू कॉल हिम ए राइटर व्हेन people were being butchered in Russia, he was drawing salary as a translator, he never spoke his mouth। अंग्रेजी बोलने लगते थे जब डांट। तो मैंने कहा इन चीज़ों भर से भीष्म जी को नहीं जज करनी की, पर उन्हें शिकायत ये थी कि उस आदमी ने रशिया में रहते हुए रिज़ाइन क्यों नहीं किया जब ये तानाशाही ऐसी वो की गई। एक बार राजेंद्र यादव को मैंने कहा था ये कि तुम थोड़े दिनों के लिए हंस पत्रिका मुझ जैसे किसी को दे दो, नहीं दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हम जो प्रगतिशील आंदोलन इस तरह का वो सब चला रहे हैं, सत्यानाश हो जाए। मटियानी जी ने एक जगह कहा है कि जो लेखन एक विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा जाता है वो एक तरह से अनुवाद है। आप उस विचारधारा का अनुवाद साहित्यिक दुनिया में कर रहे हो। कि मैंने कहा मैं गरीब जरूर रहा हूँ, लेकिन भूखा मरा हूँ कभी, हमारे माँ बाप ने कभी ऐसी स्थिति नहीं आने दी। मुझे ये नई कहानी के लेखक पुरानी पीढ़ी इनके जो पहले थी नग्गे जी वगैरह, उनसे कमतर लगते थे। जैनेंद्र जी के लेखन के बराबर के कद के बराबर मेरे हिसाब से न राजेंद्र यादव की तो एक भी कहानी ऐसी नहीं है जो याद रखी रहती हो किसी को। वो तो हंस पत्रिका चला के उन्होंने अपना नाम रखा और ना लिखने का कारण ही ढूंढते रहे, आधी से ज़्यादा जिंदगी लिखा नहीं। इन लोगों में सिर्फ निर्मल वर्मा उस लेवल पर थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं, वरना जैनेंद्र गे, अमृतलाल नागर, इन लोगों के हिसाब से ये त्रयी जो है वो कहीं नहीं ठहरती। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ बदकही श्रृंखला में हैं वरिष्ठ कथाकार गोविंद मिश्र जी। कौन ऐसा है जो गोविंद मिश्र को नहीं जानता होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साहित्य से जिनका संबंध है, ये मानते हैं कि साहित्य पढ़ने से कुछ होता है, कुछ जीवन में बदलाव आता है, हम नई नई जिंदगियों से परिचित होते हैं। प्रेम संबंध से लेकर के समाज में जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनके बारे में अगर हम जानना हो तो हमें साहित्य से गुजरना ही होता है। गोविंद मिश्र जी के साथ एक बड़ी बात यह है कि उनकी रचनाओं में विचारधारा का कोई आग्रह नहीं है। उनके रचनाओं में साहित्य में जो मनुष्य की भूमिका है, उसका जो दर्द है वो प्रमुख है। तो कई बार उनका जो स्वर है वो बाकी रचनाकारों की तुलना में अलग दिखाई पड़ता है। आप उनके अगर उपन्यासों से गुजरेंगे, उनकी कहानियों से गुजरेंगे, तो ऐसे पात्र हैं जो उन्हीं के यहाँ मिलते हैं। ऐसे कम पात्र हैं जो दूसरे रचनाकारों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उनके साथ हम एक लंबी यात्रा करेंगे जिनमें उनके दोस्त भी आएंगे, उनके साथ जो लोग रहे यानी जिनके साथ उनकी गपशप हुई, जो लोग
जिनकी चिट्ठियां आई, जिनको उन्होंने लिखा, पाठकों को जो ढूंढने का अभी तक उनके अंदर जो हौसला है कि वो पाठक की तलाश करते हैं कि अगर कहीं कोई अच्छा पाठक मिल जाए उनकी कहानी का, उनके उपन्यास का, तो बहुत संजो करके रखते हैं। भक्तिकाल की हर एक कवि को लेकर के जिस तरह से वो संवेदनशील हैं, और कहते तो यहाँ तक है कि मन करता है कि एक एक कवि की जो पंक्ति है उस पर न्यौछावर हो जाऊं। आज की इस बदकही में आपका स्वागत करता हूं, और हम एक लंबी यात्रा करेंगे आपसे। जो शुरुआत आपकी हुई वहां से लेकर के जो दोस्त आते हैं, और मैं दोस्त का नाम इसलिए ले रहा हूं वल्लभ सिद्धार्थ जी का, क्योंकि उनके साथ जो आपका संबंध है, रचनाओं को पढ़ने से लेकर के क्या कुछ कमियां रह गई उसमें, उस पर बात करते हैं। पात्रों का जो विश्लेषण आप करते हैं उन पर बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी और वल्लभ सिद्धार्थ जी की साझी हैं। तो क्या चीजें हैं जो अब याद आती हैं वल्लभ सिद्धार्थ? वल्लभ सिद्धार्थ पर आने के पहले आपकी बात में जो मध्यकालीन आया, मध्यकालीन के कवियों की बात, मैं सोचता हूँ कि उससे बात शुरू करूं। हमारे मित्र नंद किशोराचार्य, जिन्होंने मेरी रचनावली 12 खंडों की संपादित की है, उनको जो उपन्यास सबसे ज्यादा पसंद आया वो था धीर समीरे। जबकि आम धारणा बड़े उपन्यास 5 आंगनों वाला घर की, या शुरू का उपन्यास लाल पीली जमीन की, ये ज्यादा लोगों को की चर्चा में आता है, क्योंकि उसमें के लिए एक खास तरह की प्रशंसात्मक धारणा हवा में ठहरी हुई है। लेकिन आचार्य जी ने कहा धीर समीरे, क्योंकि इसमें अहेतुक प्रश्न है। अहेतुक प्रश्न नहीं, प्रेम की भावना आती है। तो मैं ये उपन्यास लिखने के का ख्याल तो नहीं था। हुआ ये कि नंद किशोर मित्तल मेरे बहुत अच्छे दोस्त बम्बई में थे, तो उन दिनों मैं अपने पुत्र के शौक से गुजर रहा था, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा कि चलो ब्रज यात्रा कराते हैं। कुछ इसलिए भी कि वो कम्युनिस्ट थे पहले, फिर उसको छोड़ के एकदम सनातनी हो गए, ले गए हमको ब्रज यात्रा में। वहाँ की सारी गोवर्धन की परिक्रमा, वहाँ पर जो जगह जगह यात्राएं होती हैं, सितंबर के आसपास सारी भारत से आते हैं लोग, और वो 45 दिनों के अंदर 84 कोस पूरे करते हैं। उसमें सबसे पहले शपथ ली जाती है मथुरा में कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बाल नहीं बनाएंगे और मांस नहीं खाएंगे, ऐसी कुछ चीजें, तखत पर सोएंगे या जमीन पर सोएंगे। तो ऐसा होता है कि उनके सामान बैलगाड़ियों में भर के अगले स्टेशन तक चले जाते हैं, और फिर ये लोग सुबह पैदल जाते हैं, सुबह अपना ब्रिज। तो उस दरमियान मैंने खास तौर से ये ब्रिज के कवियों को महसूस किया। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कुंभनदास जी, जिनको देखा था मानसिंह वालों की सेना ने कि ये एक बाबा है जो थाली के में पानी की को इस्तेमाल शीशे की तरह करता है, उसको देख के अपनी पगड़ी बांधता है। तो लोगों ने कहा कि बाबा है भाई, एक शीशा पहुंचा दो। तो चांदी से मढ़ा हुआ एक शीशा उनको पहुंचा दिया गया कि बाबा जी आप इसको देख के पगड़ी बांधा करिए।
अब उन्होंने ले तो लिया, लेकिन उसके बाद वो इधर उधर जाएं तो उन्हें ध्यान में वही रहता था कि कोई चोर तो नहीं घुस गया। चांदी की उस वक्त बहुत कीमत थी, तो बार बार लौटते थे। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने वापस कर दिया कि इसको कृपा करिए, हम अपना घर खुला रखते हैं, फक्कड़ होकर घूमते रहते हैं और हरि नाम को याद करते हैं, तो हमको ये नहीं चाहिए। अकबर ने बुलाया तो वो भी उन्होंने कहा संत लोगों को सीकरी से क्या काम है, तो मस्ती थी, गाते रहना। हमारी जो आपने वल्लभ सिद्धार्थ की का जिक्र किया, उसमें हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई जब हम करीब करीब लिखना साथ शुरू कर रहे थे, फॉर्मेटिव पीरियड में थे। तो उसमें एक दूसरे की सर्जनात्मक परेशानियां, सर्जनात्मक उद्वेग, मनोवेग, संशय, पढ़ाई लिखाई, सब चीजें थी। ये सब हम लोग एक वो पत्र लिखते थे और मैं फिर उस पर एक टिप्पणी लेख नुमान लिखता था। और इत्तेफाक से उन दिनों एक दूसरे दोस्त महेंद्र कार्तिकेय, वो भारत किरण में बोले कि आप इसमें श्रृंखला लिखिए। तो वल्लभ के पत्र, उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया होती थी वो भारत किरण की उसमें चली जाती। वो ही एकमात्र मौका था जब मैंने किसी के कहने पर श्रृंखलाबद्ध लेखन किया, और वो फॉर्मेटिव पीरियड की चीजें थी। कश्मकश वो अब सब एक किताब रूप संवाद अनायास में आई है। तो हम लोगों की सृजन यात्रा काफी दूर तक साथ चली, मगर उनका थोड़ा सा ये था कि वो एक कृति में हिलगे रहते थे, उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में रहते थे। और मेरा ये था कि एक कृति से उबर करके आपको दूसरी में भी जाना चाहिए। ये बुनियादी फर्क हुआ हम लोगों के लेखन में, जिसकी वजह से हम ज्यादा लिख पाए, वो उनका लेखन कम रहा। बाकी ये हमारी दोनों की वैल्यू एक थी कि हमें साहित्य से ही प्रतिबद्धता रखनी है। कोई और विचार का आक्रमण, आने दो विचार, लेकिन मुख्य ये कि वो साहित्य में कैसे आता है और साहित्य कैसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तोयेवस्की की चीजें कहाँ कहाँ अच्छी हैं। उनका सोल्जेनित्सिन के प्रति बहुत आग्रह था जी। और मेरा सोल्जेनित्सिन के आगे भी उनके गुरु, जिनका जिक्र सोल्जेनित्सिन ने अपने नोबेल पुरस्कार भाषण में किया है, कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो संत टाइप के थे, जो अपने जीवन में दोस्तोयेवस्की बहुत ही साधारण किस्म के आदमी थे, जो जुआ खेलते थे, मिर्गी आती थी, बीमार रहते थे, सब कुछ था। तो वो इसलिए कि दोस्तोयेवस्की में क्रिएटिव रूप में प्रकट हुई हैं चीजें। जो भी वो कहते हैं साहित्य के बारे में, वो क्रिएटिव उपन्यास में आती हैं। उनके 3-4 उपन्यास, द इडियट, क्राइम एंड पनिशमेंट, ब्रदर्स कारामाज़ोव, तो मैंने 12 बार पढ़ा। जबकि सोल्जेनित्सिन जो हैं, वो उनको गुलाग आर्कियोपेलॉगी पर नोबेल पुरस्कार मिला, जो साइबेरिया में जब उन्हें पनिशमेंट दिया गया तो वहाँ कैदियों से उनके जो इंटरव्यूज थे वो हैं। वो बहुत क्रिएटिव रचना मुझे नहीं लगती, वल्लभ को लगती थी कि इसका महान कृति। और हमें सोल्जेनित्सिन की कैंसर वार्ड थोड़ा ज्यादा अपील करती है, और दोस्तोयेवस्की के सामने तो मुझे वो
ज्यादा कुछ नहीं लगते। तो वो हमारा दोनों का ये चला। हम लोग पचमढ़ी साथ भी जाते थे और मैं बल्लभ को बार बार कहता था कि तुम यार लिखो यहाँ। मैं लिखने उपन्यास आया, मैं तो उपन्यास लिखने लगता था, वो पोस्ट कार्ड ले आता था इतने सारे और गंट करके एक एक लिखते। मैंने कहा तुम ये करने यहाँ आए हो, डांटते थे। फिर भी अच्छा संबंध चला, व्यक्तिगत वो रहा, बहुत अच्छा है। आपने ये लिखा हुआ है वल्लभ जी के साथ के पत्र का जवाब देते हुए कि आस्था से भी श्रेष्ठ साहित्य का जन्म होता है। आस्था से भी श्रेष्ठ साहित्य का जन्म होता है। आस्था जी। फिर जैसे लिखा है कि तुलसीदास, सूरदास, सारा भक्ति काव्य एक एक पंक्ति से ऐसा बल मिलता है कि कोई चाहे तो उस पंक्ति से लटक कर जीवन बिता दे। ये मैंने एक तो पंक्ति बताई आपको, तुलसीदास को कहा सीखी सो काम रास्ता है। जी, लेकिन तुलसीदास ऐसा देखिए किसी की, जैसे ब्रज के इन कवियों की, श्रीनाथ जी के सब भक्त थे, उनके प्रति रही होगी, तुलसीदास जी की राम के प्रति रही होगी। अब ये आस्था अगर हमें राम या कृष्ण के लिए नहीं है तो हम खींच लेते हैं उसको कि भाई हमारी साहित्य के प्रति आस्था है। आस्था तो होना बहुत ज़रूरी है। आस्था पे मूल्यों में भी, कि आप कौन से मूल्यों के पक्षधर हैं। जैसे एक मूल्य ये हो सकता है कि भाई आप मानव मनुष्य के जो दुख हैं उसको, उसकी सहभागिता करना मेरे लिए आस्था की ये चीज़ है। तो मैं जहाँ भी दुख देखता हूँ वहाँ पहुँच जाता। और इसको आप जोड़ लीजिए साहित्य की चीज़ों से। तो जब महाभारत खत्म हो गया और सब ये लोग ने कहा कुंती से कि तुम महल में रहो, अब तो युधिष्ठिर राजा हैं, तुमने जिंदगी भर तकलीफ उठाई हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण ने भी कहा बुआ से अपने कि अब यहाँ रहिए, तो उन्होंने कहा नहीं कृष्ण तुम मुझे दुख ही देना, क्योंकि दुख जहाँ होता है वहाँ तुम हमेशा साथ रहते। अब लेखक भी इस दुख से जुड़ता है। दूसरे दुख कहे जाते हैं आर्थिक संघर्ष के, जो हमारे वामपंथी लोग ज़्यादा उछालते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दुख है जीवित होने का दुख। तो ये जितनी बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे सकना ये भी आस्था है। और सिर्फ अपना दुख नहीं, जब आप दुख देखने जाते हो तो अगल बगल सब जगह सबके दुख से सब, ये भी आस्था है। सोल्जेनित्सिन से आप प्रभावित नहीं है, लेकिन आपने जो उनका भाषण है नोबेल प्राइज के समय जो उन्होंने दिया था उसको अपनी किताब में आपने शामिल किया है, और सोल्जेनित्सिन का आप उल्लेख भी करते हैं कि दुनिया को क्या बचाएगा उसकी बात बार बार करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा असर आपके ऊपर भी है सोल्जेनित्सिन का? सोल्जेनित्सिन का असर मुझ पर उतना नहीं है जितना बल्लभ पर था। बल्लभ की तो एक तरह से अंधानुभक्ति थी उनके लिए। मैंने तो उनको एक तो दोस्तोयेवस्की से हमेशा कम आंका, और वो दोस्तोयेवस्की को खैर जैसे मैंने कहा दिव्य दृष्टि भगवान की तरफ से मिली हुई थी। दोनों को ही साइबेरिया की तरफ जाने के पनिशमेंट मिले थे और दोनों ही तानाशाही के खिलाफ थे। दोस्तोयेवस्की ज़ार के खिलाफ, ये कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ थे। लेकिन अगर साहित्य लेखन की बात की जाए तो इसलिए मुझे प्रभाव की जहाँ तक बात है तो मैं नहीं समझता कि मुझ पर किसी का प्रभाव ऐसा है।
क्योंकि मैं लिखता हूँ तो उसका निकष या मैं उस दुख को पूरा उतार पाया या नहीं, जब इसे तौलने चलता हूँ तो मैं उस मनुष्य के जीवन को देखता हूँ कि उस लेवल का आया कि नहीं। शब्दों में ऐसा तो नहीं कि कम हो गया हो, शब्दों में और बढ़ के आना चाहिए बनिस्बत इसके कि जीवन में जितना हुआ। जीवन में हो सकता है आदमी ने उतना तेजी से न भोगा हो, लेकिन आप उसको भोग करवा दें, खुद कर लें और ज़्यादा। ये शब्दों की ताकत है, आपको फील करने की ताकत है। तो मैं उसको निगाह में रखता हूँ। तो इसलिए मेरी रचनाओं में जो आते हैं चरित्र, वो जीवित व्यक्तियों के ही हो सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से नापता हूँ। अभी तक खूब अच्छा हूँ कहानी में उसकी तकलीफ उस लेवल तक आई कि नहीं जो जिसने वो कहानी प्रेरित की है, जिस पर वो कहानी लिखी जा रही है। और कई कहानियाँ तो मैंने पात्रों को भेजी भी हैं छपने के पहले कि भाई देखो। जैसे माइकल लोबो कहानी जॉन लोबो पर थी नागपुर के, तो छपने के शराबी की कहानी छपने के पहले मैंने उनको भेजा, तो उसका पत्र आया था कि आपने मुझ जैसे अदना आदमी शराबी को एक स्पिरिचुअल लेवल पर ला दिया, ये करिश्मा साहित्यकार ही कर सकता है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि शब्दों की ताकत ये कि वो दुख को और बड़ा करके देखा है। जैसे मेरे अपनी जीवन पर जो कहानी है वर्णांजलि, जिसकी मटियानी जी ने कहा था ये तो कफन कहानी के समकक्ष रखी जा सकती है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो बार बार वो करते रहे कि ये चेतना के उस लेवल पर लिखी कहानी है। अब जीवन में मैंने उस लेवल की शायद उससे कमतर ही रहा होऊंगा, लेकिन जब वो लिखी गई तो उस वक़्त लेखक की चेतना क्या होती है, वो उसको आत्मिक उस धरातल पर ले जाता है कि जहाँ पर वो जीवन में जो हुआ उससे भी बड़ी हो जाती। तो ये रचना की ताकत होती है। अब कोशिश करने भर से तो ये नहीं आती, कुछ कहानियों में हो पाया, कुछ में नहीं हो पाया। आपका जो समय है उसमें उस समय तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में विचारधाराओं का एक दबाव था रचनाकारों पर भी। अगर आप संगठन के सदस्य नहीं हैं तो लेखक होने पर भी सवाल उठता था। कब? आजादी के बाद के दौर में अधिकतम जो रचनाकार हैं वो किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही लोग हैं जो नहीं हैं। और ऐसे में आपका और वल्लभ सिद्धार्थ जी का जो आपका पत्र व्यवहार है उसमें संगठन के साथ कुछ जुड़ाव की बात नहीं आती है, अपनी प्रतिबद्धता की बात आती है लेखक के साथ। मुझे हमेशा ये लगा तो ये कैसे बच पाया? अब आप मुगालता कह लीजिए। सबसे ज़्यादा चूँकि कांग्रेस का राज्य था और कांग्रेस पर रेडिकलिज्म मार्क्सवाद पीछे से घुस आता था, मुझे लगता रहा हमेशा कि लेखक जो है वो मार्क्स से बहुत बड़ा है। अभी कल परसों एक सेमिनार में एक ने बात की कि विचार का आक्रमण साहित्य पर हो रहा है। वो उस पर विचार का उस वक़्त आक्रमण था। तो हर कोई कोशिश करता था कि भाई हमको आप हमारे उसमें आ जाइए ग्रुप में। और एक दौर ऐसा आया कि जहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए, हम साहित्यकारों में अगर आप मार्क्सवादी नहीं हैं तो आपको द्वितीय श्रेणी का माना जाता था। मेरा कहना
तब था और अब भी। तब अरुचि होती थी कि मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ूंगा। साहित्यकारों जिनसे मैं जुड़ा उनसे, उनके विचारों की वजह से नहीं जुड़ा, उनकी लेखन धर्मिता की वजह से जुड़ा। को जिस तरह से हुआ ये कि अज्ञे जी विदेश से जब आए तो नया प्रतीक निकालने शुरू किया उन्होंने, और हमारे घर आए। वो नेताजी नगर में रहता था मैं, तो कि आप मुझे हमारी पत्रिका में कहानी लिखिए। अब हम आए थे बिहार से। बिहार में हमारे घर आरा में मधुकर सिंह, विजय मोहन सिंह और हम लोग करीब करीब रोज शाम बैठते थे साथ। वहाँ एक गोष्ठी भी की थी जिसमें कमलेश्वर मुख्य अतिथि थे, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया और भी ढेर लोग लेखक थे। तो उन लोगों से जब दिल्ली में मैंने डिस्कस किया तो विजय मोहन कहते क्या है, तुम उनके साथ मत जाना, अज्ञे के साथ बदनाम हो जाओगे। मैंने कहा यार कि चोर चक्का है क्या वो कि बदनाम हो जाऊंगा? बड़ा लेखक, हमको कोई जानता नहीं, हमारे पास आया है कहानी मांगने, रचना मांग, मैं तो करूँ। और इन बड़े लेखकों का अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, नागर जी, विष्णु प्रभाकर, इन लोगों का कभी ये नहीं था कि आप हमारे ये कोई संगठन है इसमें ज्वाइन करें। अज्ञे जी ने गोष्ठी की लाल पीली ज़मीन पर अपने घर में, जिसमें सिर्फ लेखक थे, निर्मल वर्मा थे और आपके विष्णु प्रभाकर थे, नेमचंद जैन थे, जैनेन्द्र जी तो थे ही, सब थे। तो ये वो रहा। तो उससे संगठन ज्वाइन कहा। भीष्म साहनी जी से भी मेरा बड़ा, जो उनकी निश्चलता बहुत अच्छी लगती थी। एक बार तो कलकत्ता कथा समारोह में निर्मल वर्मा और ये सब लोग भी साथ थे, वो भी थे। मेरी कहानी फांस वहाँ का नाट्यांतरण हुआ, वो भीष्म जी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा हम जो संग्रह अकेडमी के लिए निकाल रहे हैं हिंदी कहानी का, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी का, जो अंग्रेजी में भी आई, उसमें उन्होंने फांस कहानी ली। जबकि उनके साथी जो थे कम्युनिस्ट लेखक, वो उनके लिए हम अस्पृश्य वगैरह थे। तो ये हर लेखक का एक अलग वो होता है। और इसी तरह मुझे कुछ लोगों ने राइटिस्ट कहने की कोशिश की, तो राइटिस्ट भी हमारे और लेखकों के साथ ऐसे डबिंग की इन लोगों ने। शैलेश भटियानी, निर्मल वर्मा बेवजह के ये भाजपाई हैं। अब अगर निर्मल वर्मा जी ने अपने पिता के अनुभवों के आधार पर अंतिम अरण्य उपन्यास लिखा और उसमें संस्कार कैसे अंतिम किए जाते हैं, भारतीय संस्कृति में क्या होता है, इनकी अर्थवत्ता क्या है, अगर ये जाहिर किया तो ये थोड़ा कि आप भाजपाई हो गए या वो हो गए। या हमको आप रोक कौन सकते हैं कहने वाले कि हम अपनी संस्कृति की अच्छी चीज़ें ना करें। हमने धीर समीरी में वो किया, बढ़िया। धीर समीरी का आशय ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति बिना एहसास कराए आपके उस पर व्यक्ति पर असर डालती है। उसमें एक पात्र आता है जो बम्बई का ठेकेदार है, तो वो अपने परिवार को घुमाने की पिकनिक हो जाएगी, चले आई यात्रा में 45 दिन और 84 कोस वाली। अब वो तो नास्तिक थे करीब करीब, वो तो परिवार को घुमाने लाए थे कि परिवार चलते। एक वृद्ध महिला की वहाँ मृत्यु हो जाती और उसको खबर दी गई कि कहाँ से आई कोई नहीं,
कोई उसको ले संस्कार करने वाला नहीं। तो बड़ी परेशानी हुई कि क्या करें इनका। तो एक दिन उस दूसरे दिन सुबह वो हजरत नास्तिक बाल अपने कटा के कोरा का वो पहन के वो आए। ये भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। ये पूरा प्रकरण धीर समीरे उपन्यास में है। तो जहाँ मुझे अपना रास्ता ये अच्छा लगता है कि मैं अपने को मुक्त रखूं, ना इस संगठन से ना उस संगठन से, किसी से नहीं, और व्यक्तियों से भी नहीं। बड़ा मजेदार किस्सा है। निर्मल वर्मा और भीष्म साहनी में पटती नहीं थी, और निर्मल वर्मा जी हमारे सीनियर थे। उनके घर जाके वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया में हम ऊपर परचतिया में रहते थे, गगनगिरी से शादी के पहले। तो वहाँ हम दिल्ली के दौरान अक्सर चले जाते थे। वहाँ पे थोड़ा सा ड्रिंक के साथ वो अपना बीड़ी पिए, हम सिगरेट पीते रहते। वो दोस्ती थी। उन्होंने धीर समीरे की बड़ी प्रशंसा की। तो एक आध बार हमारे मुंह से भीष्म साहनी की तारीफ निकल गई, तो मुझे डांट दिया निर्मल जी ने, यू कॉल हिम ए राइटर when people were being butchered in Russia, he was drawing salary as a translator, he never spoke his mouth। अंग्रेजी बोलने लगते थे जब डांटते। तो मैंने कहा भीष्म जी, ये इन चीज़ों भर से भीष्म जी को नहीं जज कर, उनकी निश्चलता। पर उन्हें शिकायत ये थी कि उस आदमी ने रशिया में रहते हुए रिज़ाइन क्यों नहीं किया जब ये तानाशाही ऐसी वो की गई। तो लेकिन ये नहीं कि मैंने उनको से छिपाया हो कि मैं भीष्म साहनी जी से मिलना बंद कर दूंगा तुम्हारी वजह से। हमें जो अच्छे लगे हम तो उनके साथ। अब ये उसकी चॉइस है कि वो वामपंथी है कि क्या है। बहुत दिनों बाद जब ये लोग शिमला इंस्टीट्यूट में भीष्म जी थे, तो हम और केशव गए उनके पास इंटरव्यू लेने। बातचीत हम लोगों की अनौपचारिक होती थी। एक किताब है साहित्यकार और प्रेम, जिसमें ये अनौपचारिक बातचीतें हम लेखकों की आई हैं। जैसे अग्गे जी की जो लाल पीली ज़मीन पर गोष्ठी थी वो उसमें पहले है। फिर जैनेन्द्र जी एक बार बम्बई आए थे महेंद्र कार्तिकेय के सम्मेलन में, मैंने बुलाया था उद्घाटन के लिए। तो उनकी एक वार्ता प्रेम पर धर्मयुग में छुपी, उसमें भारती जी थे, हम थे, और रामवचन राय नई पीढ़ी के थे। शिखर कुंज में जहाँ जैनेन्द्र जी ठहरे थे वहाँ बातचीत, वो रिकॉर्डेड है। प्रेम, इसीलिए उस किताब का नाम साहित्यकार और प्रेम। और उसके बाद जो और बातचीतें हुई, ये भीष्म जी की भी बातचीत उसमें है। होंगे वो कम्युनिस्ट, तो उनमें उन्होंने साफ कहा है कि लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन रचना में ये कम्युनिज्म से आस्था बोलना नहीं चाहिए। ये अलग से पहचानी जाए, ये गलत है। विष्णु जी माना। तो ये अपना अपना स्वभाव होता है कि मैं किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। और एक ये भी इससे एहसास होता है कि मैं शायद कोई भी बड़ा थिंकर हो, हीगल हो, मार्क्स हो, जुंग हो, हम उनसे बड़े हैं, क्योंकि हम कोई विचार को प्रतिपादित करने के लिए थ्योरी नहीं बना रहे हैं। हम तो जीवन से जो थ्योरी बन जाती है उस रचना के लिए, उसके कायल हैं। हो सकता है अगली रचना में वही थ्योरी हम मिटा दें, उसके अलग हो जाए। कई बातों में ऐसा किया है। अभी एक जगह मैंने लेख लिखा था कि आत्मकथा तो नहीं लिखूंगा, लिख छपा है,
और फिर आत्मकथा लिखी और हमने भूमिका में स्वीकारा कि ये लेख भी छपा हुआ है, आज मैं क्यों नहीं अपना से विरोध कर सकता हूँ। आज मेरा मन है कि मैं लिखूं। अब उस लिखने के पीछे एक ये भावना थी आत्मकथा की कि हमने ज़्यादातर जो पात्र मेरे जीवन में आए, मित्र, परिचित लोग, उन पर उपन्यास, कहानी कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन कितने ऐसे छूट गए। तो उनमें बहुत अच्छे लोग भी थे, तो उन अच्छों को आत्मकथा में याद कर लूँ। ये भूमिका में पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमको आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो मुक्त होने को बहुत हुआ है। आज भी मैं अपने लेखन को यही कहता हूँ कि मैंने अपने को खुला रखा है, और यही वजह है कि हम लिखते जा रहे हैं। अभी भारतीय संस्कृति की बात आपने की। विनोबा भावे की किताब है जिसमें वो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। किसकी किताब? विनोबा भावे की। और उसमें भारतीय संस्कृति का संबंध जोड़ते हैं किसानों से, गांवों से। दरअसल यही जो संस्कृति जो हम जानते हैं भारत की, क्या आपके नज़र में संस्कृति का यही अर्थ है या कुछ और है? देखिए, मैं उन चीज़ों से परहेज करता रहा हूँ जो उन्हें मैं जानता नहीं। जी। किसानी से मेरा ताल्लुक नहीं रहा। हाँ, हमारे दादा के वक़्त गांव में किसानी होती थी, वो खेतिहर थे लेकिन मेरे पिताजी अपनी शादी के पहले ही अयोध्या और बनारस चले गए पढ़ने के लिए कि हमको नहीं ये किसानी करना, जो दूसरे भाई करते रहे। तो जब तक हम लोग पैदा हुए तो हमारे माँ बाप भी गांव में वास्ता रहा। पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हो गए, वहाँ जाते आते थे, और उनकी लाई हुई गाय भैंस घर में होते थे। हमारे चरखारी तक ये संबंध रहा, लेकिन उसके आगे नहीं। इसी तरह लोग कहते हैं भाई उस पर आपने कुछ नहीं लिखा, उस पर कुछ। मैंने कहा भाई मैं देखा ही नहीं तो मैं क्या करूं, उस पर लिखना नहीं। और ये हमको इससे बल मिला। अमृतलाल नागर जी से जब मैं मिलने गया तो वो जिक्र करते थे कि मैं गया था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से मिलने, और उन्होंने हमसे यही कहा कि जो जिसका अनुभव तुम्हारा हो, जो उस पर लिखो, वही प्रामाणिक होगा। प्रेमचंद भी खुद ये बात जैनेन्द्र से कहते थे कि तुम मेरे जैसे लिखने की कोशिश मत करो, अपने जैसा लिखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं लिख सकता। तो नतीजा ये हुआ, प्रेमचंद बाहर की दुनिया की बात करते हैं और जैनेन्द्र एकदम अंदर अंदर की बात करते हैं, मनोरंजन। और दोनों में इतनी दोस्ती, इतना रागात्मक संबंध कि जब प्रेमचंद बीमार हुए तो हंस पत्रिका का संपादन के लिए जैनेन्द्र जी को कहा था कि तो उन्हें ये चिंता नहीं थी कि बिगाड़ देगा। एक बार राजेंद्र यादव को मैंने कहा था ये कि तुम थोड़े दिनों के लिए हंस पत्रिका मुझ जैसे किसी को दे दो, नहीं दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हम जो प्रगतिशील आंदोलन इस तरह का वो सब चला रहे हैं, सत्यानाश हो जाए। तो ये इस तरह के अलग अलग वो होते हैं, लेकिन मेरे लगता है ये लेखन में आपके प्रभाव डालते हैं। मटियानी जी ने एक जगह कहा है कि जो लेखन एक विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा जाता है वो एक तरह से अनुवाद है। आप उस विचारधारा का अनुवाद साहित्यिक दुनिया में कर रहे हो, वो आपकी ओरिजिनल चीज नहीं है। और लेखक को तो ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो क्या। इसलिए मेरा इनसे कोई नहीं, और मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि ये मेरे अनुभव की चीज़ नहीं है, मैंने नहीं
भूख, एक इंटरव्यू में पूछा था किसी ने कि आपने भूख पर कहानी नहीं लिखी है। मैंने कहा मैं गरीब जरूर रहा हूँ लेकिन भूखा मरा हूँ कभी, हमारे माँ बाप ने कभी ऐसी स्थिति नहीं आने दी। मैंने एक कहानी रेल में चलते वक्त एक बुढ़िया पर लिखी थी जो लपलपाती है खाने को देख के, पर वो भिखारी की कहानी थी और कोई अच्छी बड़ी कहानी नहीं बनी हो। ऑथेंटिक और पूरी संवेदना आप वहीं उतार सकते हैं जहां आप उस अनुभव से गुजरे हों या दूसरे का अनुभव आपने इतना भोगा हो कि आपने अपना बना लिया, तब नहीं तो दूसरे लिखें। जी। थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं। तो किसानों पर मैं इसलिए, तुमने काम बहुत किया किसानों पर, लेकिन मेरा अनुभव नहीं है तो मैंने नहीं, मैं तो बस संस्कृति की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज के समय में भी संस्कृति का बड़ा उल्लेख होता है। कोई बड़ी संस्कृति अलग से किसानों की होती हो मुझे ऐसा अंदाज नहीं लगता, भारतीय की होती। हमारी संस्कृति की खास बात ये है जो शायद दूसरे धर्मों से नहीं आती, कि यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें हमारे शास्त्र कहते आए हैं वो आम व्यक्ति अपने जीवन में बिना उन्हें पढ़े हुए जीता है। एक हमारे घर में शादी हुई हमारे बहन की, तो उसमें हलवाई लगाए जाते थे, तो हम उस हलवाई ने जो लगे था नमक ज़्यादा डाल दिया तरकारी में, तो मैं बड़ा बिगड़ा। मैं कहा ये क्या किया तुमने? बोले मैंने नहीं कराया। भैया मैं माफ़ करो, मैं नहीं कराया हूँ। मैं कहा तुमने नहीं कराया तो किसने कराया? बोले दीनानाथ कराए। और वो गाता रहता था दीनानाथ तुम्हारी जय हो। मतलब इसके पीछे ये है कि जो कुछ भी आपका होता है सब दीनानाथ। अब ये इस हद तक वो हो गया आपके अंदर। इसी तरह ये मान लेना कि हमारे कर्म जो हैं वो अगला जन्म डिसाइड करते हैं, ये भी भारत की संस्कृति की बड़ी फिलॉसफी है, आम जीवन में आ गई है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। दैव क्या है? पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म। और ये आदमी प्रैक्टिस ना कर पाता हो लेकिन सबके दिमाग में ये रहता है कि भाई संभल के काम करो, क्योंकि इससे आपका अगले जन्म अफेक्ट होगा। अब कैसे आ गई है ये वहाँ तक चीज़ें। अब ठीक है उसमें कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं, लेकिन ये धारणा बनी रहना भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। आपने कुछ कहानीकारों के बारे में, खास तौर से नई कहानी के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। एक लेख में आप जायजा लेते हैं तो उसमें नई कहानी के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जो कल्पना की गोष्ठी हुई थी कलकत्ता में, उसकी बातें कम होती हैं, बल्कि ये दुनिया समानांतर में जो बातें राजेंद्र यादव जी ने लिखी हैं उसी को बार बार हर जगह नई कहानी की विशेषताओं के रूप में कोट किया जाता है। नई कहानी पर लेखमाला मैंने नया प्रतीक में लिखी थी, और इसलिए कि उस वक़्त नई कहानी का बोलबाला राजेंद्र यादव ये लोग ज़्यादा मचाते थे। और मुझे लगा ये कि ये जैनेंद्र जी के पीछे पड़े हैं, उनके भाभीवाद दीदीवाद ऐसे कहते रहते थे हर जगह। और जैनेंद्र जी मेरे श्रद्धेय थे, मैं उन लेखकों में उनके पैर छूता था आशीर्वाद। तो मैंने अज्ञेय जी के उसमें, अब वो नया प्रतीक को स्टैब्लिश, तो मैंने कहा हर वक्त कहानी तो नहीं हो सकती, तो ये तय हुआ कि नई कहानी का जो विकास है। दूसरे मुझे लगता था कि ये बहुत फ़र्क जैनेंद्र की कहानियों से है नहीं,
ये खुद वैसे ही कहते हैं, लेकिन अपने को अलग इस्टेब्लिश करने के लिए एक खामखा का आंदोलन चलाया हुआ है। एक और बात कि मुझे ये नई कहानी के लेखक पुरानी पीढ़ी इनके जो पहले थी, नग्गे जी वगैरह, उनसे कमतर लगते थे। और जो इनके उभरते हुए अच्छे लेखक थे जो मुझे पसंद थे, जैसे निर्मल वर्मा, ये लोग जैनेंद्र रग्गे जी को काफ़ी मानते थे। तो कुछ इस वजह से मैंने सोचा मेरा ये काम है, मैंने वो और एक एक चीज से साबित किया कि इस कहानी में और जैनेंद्र जी के वक्त की कहानियों में कोई फर्क नहीं। कुछ कुछ वही काम विश्वनाथ तिवारी जी ने छायावाद के लिए नामवर सिंह के लेख पर किया था, एक उन्होंने और राजेंद्र यादव के लेख पर किया, कि उन्हीं के उदाहरण लेकर के उस चीज को गलत साबित किया। तो मैंने बाकायदे वो लिखी चीजें। अब जैसा कि मेरे साथ होता है कि मैंने गाइड के रूप में हमेशा अपने लेखकों को जिन्हें मैं पसंद करता हूँ या जिनके साथ उठना बैठना ज़्यादा था, उनकी बात मानी। तो कृष्णा सोपती ने हमसे कहा, गोविंद ये तुम्हारी लाइन नहीं है, ये आलोचना फालोचना लिखना बंद करो। मैंने वो बात मानी और फिर उसके बाद उस तरीके का लेखन नहीं किया। और अज्ञे जी वगैरह भी अब चाहते तो उकसाते हमको कि जो उनके विरोधी हैं या उनके खिलाफ लिख रहा है लिखो। नहीं, उन्होंने कभी, जो उनका हमेशा रहता था कि भाई कहानी हो, उपन्यास अंश हो, ये चीज़ ज़्यादा। भारती जी में भी ये बात नहीं थी, कभी नहीं उन्होंने कहा, जबकि ये जितने ग्रुप के लोग थे सब भारती, अज्ञे, जैनेंद्र, इन लोगों के पीछे पड़े रहते थे। तो अंत में यही है कि देखो ना, जैनेंद्र जी के लेखन के बराबर, के कद के बराबर मेरे हिसाब से न राजेंद्र यादव की तो एक भी कहानी ऐसी नहीं है जो याद रखी रहती हो किसी को। वो तो हंस पत्रिका चला के उन्होंने अपना नाम रखा और ना लिखने का कारण ही ढूंढते रहे, आधी से ज़्यादा जिंदगी लिखा नहीं। इन लोगों में सिर्फ निर्मल वर्मा उस लेवल पर थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं, वरना जैनेंद्र, गे, अमृतलाल नागर, इन लोगों के हिसाब से ये त्रयी जो है वो कहीं नहीं ठहरती। एक तो बड़े मजे की लेख है अमृतलाल नागर का, राजेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी प्रिय भैयन शैव मात के लिए कि ये तुम्हारा उपन्यास पढ़ा, ना मुझे इसमें कहीं शय नजर आई, ना मात नजर आई, लेखक कहना क्या चाहता है यही पता नहीं। तो इस तरह का उन्होंने लिखा था। तो इसलिए साहित्य के स्तर पर कहाँ चीज़ें जाती हैं। अब उसमें जो हमारे प्रिय लेखक हैं, निर्मल वर्मा भी कहानीकार बड़े हैं, उपन्यास उतने अच्छे नहीं। शैलेश मटियानी की कहानियाँ बहुत अच्छी, अंतर्मन और वाह्यमन। एक उपन्यासों में गोफली गफूरन वही है, क्या मुसलमानों के परिवेश में वो घुस गया आदमी, और बिल्कुल वैसी लिखी है कहानी। वो बहुत प्रतिभाशाली हमारे कहानीकार थे, लेकिन उनमें दिक्कत ये रहती थी जैसे सब में पेच हो जाते हैं पैदा, वो विरोध लेखकों का ही करते रहते थे, और हम जिनके साथ उठते बैठते थे उनका विरोध करते थे। अज्ञे, जैनेंद्र, इन लोगों सब के खिलाफ, निर्मल वर्मा,
मैं ये सोचता था कि भाई हमें इतना हक तो दीजिए कि हम अपने पसंदीदा अपने सीनियर को चुन सकें। और मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने कभी उस चीज़ को लेके ये आक्रोश नहीं महसूस किया कि गोविंद से संबंध काट लो। ना निर्बल वर्मा ने, ना शैलेश मटियानी ने, और इन लोगों से हमारे संबंध बने भी नहीं ज़्यादा। कमलेश्वर यादव, ये लोग ज़्यादा। और राकेश तो जब मैं दिल्ली आया तो स्वभाव था सब लेखकों से मिलने की इच्छा थी, तो उनसे भी मिलने की फ़ोन लगाया तो उनकी पीबी ने उठाया, अनीता औलख की, कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। मैंने कहा यार लेखक भी अपॉइंटमेंट देता है। तो मोहन राकेश से फिर हम कभी मिले ही नहीं कि जो अपॉइंटमेंट लेके जाए। हम अफसर हम खुद थे। तो ये शिकायत भारती जी के भी खिलाफ थे। हम कमिश्नर थे वहाँ बम्बई में, तो कई ऐसे लेखक, वो टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और हमारा दफ्तर पास पास थे, वहाँ से घबराते हुए पसीना पहुँचते हमारे पास आते थे। बोले आपके यहाँ मिलना आसान है, जब चाहे चले आओ। भारती जी के यहाँ दिन भर बैठना पड़ता है, चले भेज दो, और बैठाए रखते हैं। तो अब ये छोटे छोटे फितूर हैं, चलते हैं। बल्लभ की जो आपने बात की, बल्लभ को भी ये पसंद नहीं था। मेरा एक बार लेख अतिरिक्त श्रद्धा भाव तो नहीं, वो जानते थे श्रद्धा नहीं है, लेकिन उनसे अनुराग महसूस करना इन लेखकों से उन्हें पसंद नहीं आता था। वो कहते थे बस अलग बैठ करके लिखो। हमने कहा भाई लेख की समाज से हम अलग कैसे हो सकते हैं। और आज भी अब बल्लभ नहीं है, मैं उस चीज़ का कायल हूँ। अपने बाद के कहानीकारों से साथ में फ्रीली उठता बैठता हूँ। और हाँ ये ज़रूर है कि जिनका लेखन में मुझे कुछ इस तरह नजर आता है, जो गंभीर है लेखन के प्रति, भले ही हमसे अलग किस्म का लेखन हो उनका, वो अपने जीवन में क्या करते हैं ये उनकी चॉइस है। अब नंद किशोर आचार्य हमारे, उन्होंने तीनों बड़ी किताबों के एडिट हुए, हमारे बड़े अच्छे अभिन्न मित्र हैं, लेकिन कुछ जगह वो जरूर जाते हैं और हम नहीं जाते बिल्कुल, तो ये उनकी चॉइस है। भाई जाओ भोपाल में, हम कभी बुरा नहीं मानते इस चीज़ का। उनका कहना ये है कि भाई हम बोलते अपनी बात है, हम कहीं सब जगह चले जाएं लेकिन बात अपनी कहेंगे। और मेरा कहना ये, मेरा मन नहीं करता तो मैं जाता ही नहीं। वल्लभ सिद्धार्थ जी ने एक बार हंस में एक लेख भेजा था, और नहीं वल्लभ सिद्धार्थ जी ने हंस में एक लेख भेजा था जो राजेंद्र यादव जी ने मना कर दिया था छापने से, और उसको लेकर के आपको चिट्ठी लिखी थी। और बहुत चीजें थी, लेख पर नहीं था, फ्लाइज का अनुवाद था, सार्थ का उपन्यास, जो जिसके बारे में बल्लभ बड़ा स्ट्रांगली महसूस करते थे, वो राजेंद्र यादव ने नहीं छापा। तो उसके बारे में चिट्ठी हमको भी लिखा है कि मैंने कई बार लिखा उसको, वो छापता नहीं है। इतना बड़ा साहित्य, नाटक ऐसा लिखा नहीं गया, तमाम चीज़ें थी। अब भाई ये राजेंद्र यादव का अपना वो है, पत्रिका का संपादक, छापे ना छापे। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपने रचना भेजी हो और ना छपी हो, देखिए शुरू में तो सबके साथ ये होता है। शुरू के 3-4 साल मेरी रचना कोई नहीं छपी। पहली छपी है जो नए पुराने माँ बाप, जिसका मैं जिक्र करता हूँ, अपरिचित व्यक्ति से। और उसके बाद फिर सुविधा की बात आती। लाल पीली ज़मीन पर जब इतनी प्रशंसा हुई और अकेजी ने गोष्ठी की,
तो भारती जी ने भी पढ़ी। हम चाहते थे कि धर्मयुग बहुत सीरियलाइज हो, तो उनका जवाब आया कि देखिए इसमें जो बड़े उपन्यास लंबे होते हैं उनको हम सीरियलाइज में वो बोरियत होने लगती है, इसलिए नहीं छापते। तो या तो मैं इसके कुछ अंश छापूं, और या इस पर, क्योंकि उन्हें भी उपन्यास बहुत पसंद था। ये जो पत्रों की किताब है इसमें उनका पत्र है लाल पीली ज़मीन को लेकर, या फिर आपका छप जाए तो इस पर लेख आए। और आगे जी के यहाँ अगर किसी का लेख बोले हों, वो लेख तो पढ़े नहीं गए थे, सबको ओपिनियन थी, रिकॉर्ड किया था आगे जी ने खुद, वो हमने ले करके उसे ट्रांसक्राइब करा के वो इस किताब में है। प्रेम साहित्यकार और प्रेम में पहली परिचर्चा वही है। तो अब मैं ये मान लेता था कि संपादक की सीमा है, उसकी पॉलिसी होती। वल्लभ को ये समझ में नहीं आता था और वो समझना नहीं चाहते थे। वो जो उन्होंने लिख दिया, अच्छा इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा अच्छा, लेकिन भाई संपादक की दृष्टि है, उसे अपना सोचता है, वो 6-4 चीज़ें चलाएगा। अभी तक हुआ, अभी तो मेरी रचनाएं कोई संपादक पढ़ता नहीं, नाम देखा और छप गई। हमें शिकायत रहती कि संपादक तो कम वक्त पढ़े, नहीं पढ़ते। तो एक गोष्ठी ऐसे अनौपचारिक हम लोगों ने की थी अहमदाबाद में, जिसमें आनंद किशोर आचार्य, रामजी तिवारी, प्रियमवद, जितेंद्र भाटिया और वो हमारे बम्बई के राजेंद्र कुमार या क्या नाम है उनका, और नयों में बसंत त्रिपाठी, राजकुमार गौतम, ऐसे 8 लोग थे। कोई ऑडियंस नहीं, रिकॉर्ड की गई। उसमें मैंने ये रखा था कि आपको साहित्य से क्या शिकायत है। जैसे बात शुरू हुई थी प्रियमवद की शिकायत से। प्रियमवद ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं उनको कोई पढ़ता नहीं है। अब कहानी उपन्यास का ज़माना गया, दूसरी चीज़ों का, इसलिए मुझे ये लिखने से थोड़ी विरक्ति सी हुई। ये बात जो हमको जमी नहीं थी, इसी पर मैंने रखा कि आपको क्या संकट अपने लेखन में महसूस होता है। हर लेखक अपनी बात कहे और फिर उस पर हम लोग अनौपचारिक चर्चा करें। वो वार्ता मैंने, ये इनका भी आइडिया था प्रियमवद का एक ज़माने में कि ऐसी चीज़ें संगमन वाली रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि दस्तावेज हो। तो हमने वो करी। अब उसमें ट्रांसक्राइब करने और उसमें 5,000 रुपये हमारा खर्च हुआ। हमने प्रियमवद को भेजी कि तुम कहते थे बकार में छापो, उन्होंने मना कर दिया कि जबकि वो ऐसी चीज़ों को का रिकॉर्ड करने का हिमायती है। तो उन्होंने सलाह दी कि ये कथाक्रम अच्छी रहेगी, तो कथाक्रम को हमने कहा, उनको भी भिजवाई वो परिचर्चा कि एक एक लेखक को ले करके आप सीरियल वाइज भी छाप सकते। उन्होंने भी मना कर दी कि इतने मटेरियल में तो हम 10-12 लोगों को ऑब्लाइज कर देंगे, कहानी उनकी छाप देंगे। तो अब ये भाई संपादक है, वो पत्रिका निकालता है, जमींदारी है उसकी। अब इसके लिए बुराई क्या मानना है। तो जो तुम बात कह रहे थे कि आपकी चीज़ कोई वापस आए, मेरी रचना ना हो पर ये एक तरह से मेरी रचना ही हुई, वापस कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, इसमें बातें इतनी अच्छी हुई हैं कि इसको आना चाहिए। तो उसको
यही साहित्यकार और प्रेम, जो अनौपचारिक बातचीत की किताब, उसमें भिजवाया, दे दिया है मैं, कई पत्रिका में नहीं छपी। जी। कई बार जो नए लोग हैं, जो नए लेखक हैं, उनको लेकर के आपकी शिकायतें रहती हैं कि वो साहित्य में उस तरह से उतरते नहीं हैं रचने में। क्या ये जाती नहीं है उनके साथ? क्योंकि उनकी आकांक्षाएं वो ये देखते नहीं हैं। अब जैसे मैं आजकल संयोजक हूँ साहित्य अकेडमी का, लोग सोचते हैं कि ये पुरस्कार साहित्य अकेडमी का दिलवा सकता है। अव्वल तो मेरी भूमिका वहाँ वोट की नहीं रहती, सिर्फ एक एकेडमी की तरफ से सुपरवाइज करने की रहती है। जूरी अलग होती है उसकी 3, ये नहीं देखते। और जिसने अभी 2-3 उपन्यास आए और पुरस्कार चाहते हैं। अब ये जाती है। अगर जरा देखो कि कितने लोगों को 70 की उम्र के बाद ही पुरस्कार मिला। मुझको कई बार जो नए लोग हैं, जो नए लेखक हैं, उनको लेकर के आपकी शिकायतें रहती हैं कि वो साहित्य में उस तरह से उतरते नहीं रचने में। क्या ये जाती नहीं है उनके साथ? पहला बड़ा पुरस्कार रिटायरमेंट के बाद 98 में 5 अग्रवाल पर व्यास सम्मान मिला। तब मेरी उम्र 59 साल की थी। साहित्य अकेडमी 2008 में मिला। ये सब कोई नहीं देखता, उनको तत्काल चाहिए। अच्छा, इसमें अब हमारे जो प्राइवेट पुरस्कार देने वाले हैं वो भी अब जिम्मेदार हो गए, क्योंकि उनका कमिटमेंट वो नहीं रहा साहित्य के प्रति कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत करोगे तो आएगा। व्यास सम्मान एक वक्त रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, इन लोगों को उस परंपरा में बैठने में मुझे भी गौरव महसूस हुआ। व्यास सम्मान भारतीय पुरातत्व सभागार में खचाखच भरा हुआ था जब लाल कृष्ण अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देने आए। अब उसका स्तर ये हो गया कि गोविंद मिश्र से पुरस्कार दिलवाते हैं व्यास सम्मान। सुरेंद्र वर्मा को मैंने दिया, लीलाधर जगोड़ी को जब मिला तब मैंने दिया। 40-50 लोग। और अब पुष्पा भारती जी को दे दिया व्यास सम्मान। अब धर्मवीर भारती को जो पुरस्कार मिला, कुछ तो लेखन का ख्याल करिए। तो ये अपना ही स्तर गिराते चले जा रहे हैं। यहाँ ज्ञानपीठ में उसको गुलजार को, अब ये ठीक है शेयर कराए, या वो संस्कृत के एक भट्टाचार्य को, या कौन है वो चित्रकूट का जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, ये कि वो साफ साफ बीजेपी के आदमी हैं इसलिए दे दो। तो जहाँ ऐसे गिरावट आती जा रही हो पुरस्कारों में, उस पुरस्कारों के लिए काय को लालायित होते हो भाई? अब आप छोटे छोटे पुरस्कार हैं 1-1 लाख के, उनके लिए दौड़ मची हुई है। अरे आप लिखते रहो अगर लगातार 70 और जीवित रहो तो मिलेंगे ही पुरस्कार, सब जाएंगे कहाँ? तो ये शिकायत रहती है। और दूसरे पढ़ते नहीं हैं। लेखक के लिए अगर लंबी यात्रा है पढ़ना जरूरी है। अपने समकालीनों को भी नहीं पढ़ते, अपनी चीज पढ़ लेंगे बस, अपने 2-4 मित्रों की पढ़ लेंगे। ये बड़े बड़े क्लासिक्स ऐसे ही तो नहीं है भाई, इन लोगों का नाम इतने सालों से चला आ रहा है, 100 साल बाद भी नहीं याद किए जाते हैं, उनकी चीजें तो पढ़ लो। जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखक ज्यों क्रिस्तोफ को कोट किया करते थे, जबकि उनकी बैकग्राउंड कोई अंग्रेजी की नहीं थी। अज्ञे की मान सकते हो, निर्मल वर्मा की मान सकते हो, विश्वरानी की मान सकते हो,
जैनेन्द्र जी क्रिस्टॉफ, जॉन क्रिस्टॉफ, रोमा रोला का जो म्यूजिक, उनसे सुन के मैंने भी इतनी मोटी वो किताब मैंने अंग्रेजी में पढ़ी, उठाई, अद्भुत किताब। तो पढ़ना में बहुत पीछे हैं नए लोग, और फैशन चल दिए। कोई लेखक है उसने कहा समलैंगिकता नई चीज़ है, मैं नई चीज़ पर लिख रहा हूँ। अरे भाई, समलैंगिकता पर एक कहानी लिख लोगे, लेकिन ये क्या कि हर कहानी चार में उसी तरफ चली जा रही। महिला लेखन ने पकड़ लिया कि नारी विमर्श, तो हर कहानी में वही आएगा कि एक लड़की बचाती अपने को फिर रही है और सब पुरुष उसके पीछे फिर रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ी आप वैरायटी और ये सब कुछ लाइए। शिकायतें हैं। ये एक रोहताश का सवाल है कि जब साहित्यकार किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ जाता है तो क्या उसकी रचनात्मकता अच्छी होती है या उसमें कमी आ जाती है? ये उस रचनाकार पर है। जैसे इसका सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में उदाहरण भी सुधानी खुद है। भीष्म साहनी ने तमस लिखा, मैया दास की माड़ी हो तो जाने कब से कम्युनिस्ट थे, जुड़ गए। इनको अलग रखते थे वो कि भाई ये हमारी एक्टिविटी में शामिल है, लिखने में ये नहीं है। तमस में कम्युनिज्म का कोई वो रोल नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ विभाजन की त्रासदी जो उन्होंने खुद देखी थी उस पर है। तो ये लेखक पर होता है। वैसे ये सही है कि इसका प्रभाव तो लेखन पर पड़ता है। उसकी वो ज्ञान रंजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत ही प्रतिभावान थे, लेकिन वो ऐसे बर्बाद हुए इसमें जुड़ करके कि पहल का संपादन ही करते रह गए। वरना बताइए 8-10 कहानियाँ में लिख के आदमी चुक जाए, कैसे होगा? आप जब भी बात करते हैं तो कई बार इस्लाम को लेकर के बड़ा क्रिटिकल होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ बातें ऐसी हैं जो इस्लाम पर मेरा आपको पता नहीं है, पूरा उपन्यास है खिलाफत। खिलाफत माने विद्रोह भर नहीं होता है उसके लिए तो वर्ड है मुखालफत। खिलाफत एक आंदोलन था जिसकी लिए सहमति वो मुसलमानों का यही था कि भाई हमारे धर्म में आप हस्तक्षेप ना किया जाए, हमारी जो जीवन की स्टाइल है से चले। गांधी जी ने तक भी खिलाफत आंदोलन का इसको लिए सहमति दी थी। अली ब्रदर्स थे कोई। हमारी जो खिलाफत उपन्यास है उसका किस्सा है थोड़ा। हम एयरपोर्ट पर बैठे थे तो अपना मोबाइल यूं कर रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। हम आज भी अनाड़ी है मोबाइल के मामले में। तो एक महिला उठ के आई मेरे पास, कश्मीरी महिला, हिजाब पहने हुए, तो छीन लिया। बोली यार इसमें तो रोशनी ही नहीं है, इसको चार्ज तो करिए। मुझे चार्ज करना भी नहीं आता था। तो उसने एयरपोर्ट विजिटर्स लाउंज था वहाँ लगा दिया और मैं वहीं पहुँच गया। कोई उठा के ना ले जाए। तो उसने कहा घबराइए नहीं, कोई नहीं आएगा। बात होने लगी बैठ के। जब बताया कि मैं लेखक हूँ तो थोड़ा प्रभावित हुई वो। हमने भी प्रस्ताव दिया कि मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे ठहरता हूँ, पास में वो थी। आने लगी, कॉफ़ी हाउस रूम था, लाउंज, वहाँ बैठते थे सब। उसकी तरफ जैसे हिजाब पहने घुसे हो तो देखते थे। पर बातचीत में उनको तो पता ये लगा, जैसे हम तो टटोलने लगते हैं कि जिंदगी की, उसका बचपन का दोस्त था अशरफ, जिनको एक दूसरे के परिवार में भी खूब आना जाना था और इनकी मोहब्बत
शुरू हुई। बचपन से जो ग्रोथ साथी चले आ रहे हैं, वो जब जवान होकर मोहब्बत करते हैं तो पाक मोहब्बत होती, क्योंकि उस वक़्त किसी का स्वार्थ नहीं है, न लड़की का ना उस। मेरे जीवन में भी यही हुआ था। अब ये मैं शादी नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा समय था कि जातिवाद चरम पर था। आज जो होता तो कर लेते। तो अब उसकी शादी उससे नहीं हो रही, होने दे रहे। तो इसका पिता ही, आलिया नाम था उस लड़की का, पिता ही विरोध में था, जो पहले अशरफ को आने जा, उसने जो इतना लिबरल था कि अपनी लड़की को दिल्ली नौकरी में भेज दिया अकेले कि जाओ करो। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ, तुम्हारे पिताजी से जिरह करूँगा। अच्छा, हमारे अंदर ये था कि जो मैं अपने जीवन में नहीं कर पाया इसके में तो करने दो। तो बोली तो आप वहाँ से जीवित नहीं आएंगे और आपको मैं ले जाने का वो नहीं। तो मैं भी यही प्रेरित करता रहा कि भाई तुम यहाँ तक आई हो तो करो शादी। बहुत कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत, वो अपने पिता को भी लव करती थी और अशरफ को भी, अब किसको छोड़ो। तो वजह पता ये लगी कि अशरफ सुन्नी थे, ये शिया थी। और जब ये अबू बकर बगदादी इस्लामिक स्टेट इन्होंने बनाई इराक और सीरिया वगैरह में, तो उन लोगों ने शियाओं पर, जो शिया की मस्जिदें थीं, नमाज पढ़ते वक्त शियाओं पर बम गिराए। अब हमको ये बड़ा कष्ट कर रहा है। तो उसका पिता कहता था आलिया का कि हम कातिलों को, अपनी बेटी अपनी तुम्हें करना हो कर लो, लेकिन मैं रजामंदी नहीं दूंगा क्योंकि वो हमारे खून के प्यासे हैं, कातिल, मुसलमान ही मुसलमान। अब यहाँ बात जो थी इस्लाम की आ गई, तो मैंने इस्लाम पर किताबें पढ़ना शुरू की कि जानूं। तो ये कहते हैं हम अमन का मजहब है, और कुछ लोग मानते हैं जंग का मजहब है। उसकी, उनके मोहम्मद साहब की एक स्टैचू दिखाई जाती है, इसमें तलवार लिए। जब मैंने पढ़ा तो ये जो इनकी मक्का मदीना में थे, ये कुछ दिनों मदीना चले गए थे, और मदीना मक्का असली जगह थी इस्लाम में। तो वहाँ के लोगों को जीतने के लिए इन्होंने, मोहम्मद साहब वगैरह ने बड़ा कातिलाना वो किया, मार मार के खाई में गिराया। ऐसे कम धर्म होंगे जिसमें ये कातिलाना व्यवहार किया गया। इसलिए ये आज तक भी चला हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे मार डालना चाहिए। वो पढ़ने के बाद फिर मैंने अबू बकर बगदादी की इस्लामिक स्टेट का भी पढ़ा, उसके बारे में, वो कैसी ट्रेनिंग देते हैं, किस उम्र के बच्चों को देते हैं, क्या करते हैं। और इनका ये है इस्लामिक स्टेट का कि एक जगह उखड़ जाएं तो इन्हें कोई परेशानी नहीं, दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसी जगह जहाँ मोहम्मदन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ उसकी देश की सरकार के खिलाफत हो, जैसे हमारा कश्मीर था। और वहाँ जाके अपना ये सिलसिला चला, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, जो कुछ है इस्लाम कुरान वाला है। अच्छा, कुरान में भी ये है कि और धर्मों में तो बदल सकते हो, इसमें आप बदल नहीं सकते, चाहे बड़ा भारी पैगंबर कोई पैदा हो जाए, लास्ट वर्ड है। अब इस पर वो किताब लिखी गई, तो इसमें भी बात इस्लाम के खिलाफ की नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि हर धर्म का जो देवता है वो नेक ही होता है,
उसकी आस्था होनी चाहिए, आस्था पर भी मेरी आस्था है। लेकिन जो ये बीच के आते हैं, जैसे मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं हिंदू हूँ, पूजा करता हूँ, हमारी पत्नी सब तीर्थ गई, वहाँ से एक मूर्ति ले आई, छोटा सिंहासन है, हमारे मुख्य देवता बाल देवता हैं, उसमें मैं अपने उस बेटे की छवि देखता हूँ जो वर्णांजलि में थी। तो ये सब जोड़ के मैं करता हूँ, भजन गाता हूँ सुबह अकेला रह के। एक बार तो मेरी बेटी बम्बई में थी, वो ऊपर कमरे में थी, तो मैं चिल्ला चिल्ला गा रहा था, तो उसने मोबाइल में फ़ोन किया, डैडी आवाज़ धीमी करिए, हम लोग को सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम ये सब मानते हैं, पर मैं मंदिर नहीं जाता, क्योंकि वो इतने भ्रष्ट करते हैं। तो हर धर्म में जो ये प्रचारक होते हैं ये सत्यानाश करते हैं। धर्म अपने आप में बुरा नहीं है। तो जीवन में जो हुआ कि आलिया ने आखिर उससे शादी कर ली और दिल्ली आके की, मैंने सलाह दी थी, दिल्ली में भी उसने बोला कोई काजी तैयार ना हो इसके लिए। तो आखिर में इसको ढूंढ के फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रिसेप्शन दिया, हम गए थे उस रिसेप्शन में, मैं शायद एकमात्र हिंदू था और वहाँ सारी उनकी फैमिली मुसलमानों, उनके साथ खाया, इन दोनों से मिले। तो उसके खिलाफ नहीं। उस उपन्यास में भी जो अंत होता है उसमें 3 लोग मिलते हैं, एक हिंदू अरविंद जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, एक शिया आलिया और एक अशरफ। उन आलिया और अशरफ के साथ मैंने अपने को भी जोड़ा कि एक ऐसा ख्याल रखा जाए कि भाई धर्म है, उसकी सबकी आप इज्जत करिए। अगर आप वही कुरान मानने वाले, वही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले शियाओं को ही आप मार रहे हो, तो काय का धर्म है ये खिलाफत है। आपने कई इंटरव्यू में एक जगह तुलसीदास का उल्लेख किया है और खासतौर से तुलसीदास के एक संदर्भ का उल्लेख किया कि वर्णा नाम और संध्या नाम रसा नाम छंदसा नाम। उसी से जोड़ करके मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो शब्द की सत्ता है, शब्द का जो मायने आज के समाज में आप देखते हैं, संत शब्द की जो सत्ता है आज के समय में, क्या वही है जो तुलसीदास की व्याख्या आप करते हैं वो वाली, या उसमें बदलाव आया? देखिए, शब्द तो एक इनोसेंट सी चीज है, जैसे ईश्वर है, जीवन है, साहित्य है, दुनिया की जितनी बड़ी चीजें हैं वो निरपेक्ष होती हैं। आप उसका क्या अर्थ लगाते हो उसको, उस पर, जैसे हमने आज आपके इस यूनिवर्सिटी के भाषा में टाइम्स के मायने काल होता था अंग्रेजी में भी उस वक़्त, आज माने टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये शब्दों के मायने एक व्यक्ति बदल सकता है, दूसरा भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, तुलसीदास जी ने वो श्लोक वंदे वाणी विनायक सरस्वती और विनायक गणेश जी की वंदना में किया है। मैंने अपने लिए उसको खींच लिया कि ये साहित्य की परिभाषा है। हम शब्द के मायने वो होते हैं जो हम उन्हें देते हैं, और हर व्यक्ति के लिए और साहित्यकार के लिए तो खास तौर से कि हम उसके क्या मायने देते हैं। एक बड़ा मजाक हुआ है, हमारे बॉस थे हिंदी एडवाइज़र रमा प्रसन्न नायक ICS, थोड़े दिनों के लिए क्या हुआ था, मैं इनकम टैक्स में पहले असिस्टेंट कमिश्नर था पटना में, दुखी रहता था कि थोड़ा क्या यहाँ आ गए। तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो हिंदी एडवाइज़र थे, उनका दिल्ली आना चाहोगे, वो रेडियो वगैरह के इंचार्ज थे, तो उन्हें थोड़ा पता लग गया था। मैं बहुत जाता था पटना रेडियो में रिकॉर्डिंग कराने कहानियाँ।
तो मैंने कहा सर चला जाऊंगा। बिल्कुल बोले इतनी इम्पोर्टेंस वहाँ नहीं है, अनुवाद का काम देखना है, जो सरकार के चीज़ों का अनुवाद किया जाता है अंग्रेजी से हिंदी। मैंने कहा कुछ हो, चला जाऊंगा। अब वो जब तक वहाँ गया मैं तो उनका तबादला हो गया है, रिटायर हो गया, मुझे ख्याल नहीं। रमा प्रसन्न नायक अनदर ICS ऑफिसर, वो संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे, वो आ गए थे। तो तब मेरे पहला उपन्यास आया था वो अपना चेहरा। तो एक बार नॉर्थ ब्लॉक में मैं उनसे किसी काम से बात करने गया, तो बोले भाई आप कुछ कहिए, बनिए लेखक, आप हिंदी गलत लिखते हैं। आपने लिख दिया, उसने आवाज़ मारी, ये कोई हिंदी है, मुहावरा है। उसने आवाज़ दी, आवाज़ बहुत बार लगाई। तो मैंने कहा साहब मैंने तो लिख दिया, मायने आयने जो पाठक को निकालना होने को, छुट्टी चाहता था। नगेंद्र जी बैठे हुए थे। नगेंद्र जी बोले नहीं नहीं साहब, इसमें व्यंजना है, व्यंजना है। तो हमने कहा देखिए अब ये व्यंजना कहें या जैसे, तो मेरा मतलब ये है कि हम, और कई शब्द ऐसे होते हैं अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी एक कहानी जो मैं लिख रहा हूँ कि पत्नी के बारे में, कि वो अगड़म बगड़म चीज़ें इकट्ठी कर लेती थी। अब ये अगड़म बगड़म क्या है, ये मायने हमने दिए उसको। तो शब्द, जो शब्द की सत्ता या जो कुछ भी है, वो है जो एक व्यक्ति या एक समाज किसी को देता है। अब जैसे आज अगर आप बड़े लेवल पर बात करें तो आजकल बात होती है संविधान की, संवैधानिक संप्रभुता। और इसको इतना ज़्यादा अगर वो किया जाएगा, सब अपनी आस्था दिखाएंगे, तो इसका अर्थ वो हो जाएगा कि संविधान माने ये कि जो या तो उसमें लिखा गया हो या सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा अदला बदला हो। तो ये सत्ता खत्म नहीं होती शब्द की, उसके पीछे लेखक की संवेदना कितनी ताकत, कितनी हवा भर देती है, एक तरह से टायर, उसमें हवा कितनी भर देती है, उस पर है। कई बार राजनीतिक सत्ता भी शब्दों के मायने बदलती है। राजनीतिक सत्ता जी, राजनीति से हमें क्या मतलब, करती रहे जो कुछ करना है। हम तो अपना संतन को कहा सीख सो काम, तुम चिल्लाते रहो। जी। भाषा जो है वो अपने रास्ते चलती है, उसको कोई रोक राक नहीं सकता। अब जैसे हिंदी को ही बड़ा विरोध दक्षिण में किया जाता है, लेकिन क्या रोक पाए? फिल्मों ने कितना प्रसार कर दिया, सब फिल्में देखते हैं चुपचाप चुपचाप तमिलियंस। तो भाषा, अब जैसे माला एक शब्द है, माला के माने हमारे यूपी में तो ये माला मानी जाती थी, संतों के लिए वो माला है। लेकिन बम्बई जाओ, दूसरी माला, तीसरी माला, फ्लोर है। तो जहाँ जैसा इस्तेमाल हो, लेकिन वो नहीं है कि उससे थोड़ा सा, या राजनेता लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो उसका अर्थ है। अर्थ उसका वो है जो हम उसको देते हैं। मैंने खिलाफत लिखी तो मैंने ये अर्थ दिया, और पाठक स्वतंत्र है कि उसका वो अर्थ ले जो वो उसे देता है। स्वतंत्र है दोनों। वल्लभ जी को पत्र लिखते हुए बात आपने कही है कि साहित्य के जो उद्देश्य होते हैं वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, साहित्यकार के। ये बात 1983 के आसपास आपने लिखी, पत्र में कही है। क्या आज के समय में साहित्यकार के होने के नाते आपके लक्ष्य क्या हैं? क्या चीजें हमें अपने साहित्य में प्रमुख रूप से आज के समय के हिसाब से रखनी चाहिए? आपके रखने से कुछ नहीं होता, आप जबरदस्ती रखेंगे तो प्रभाव ही नहीं डालेगी, इसलिए साहित्य नहीं होगी।
वो तो आपके पूरे जीव से उठ करके उसमें आए। और उसमें मेरा आज भी मानना है कि बुनियादी चीजें जो हैं, मनुष्य का कष्ट, जीवित होने का कष्ट, वो पहले भी था, अब भी है। अब उन परिस्थितियों में कैसे उस कष्ट को आदमी झेलता है, साहित्य इसकी ताकत देता है। ताकत इस तरह से देता है कि वो एक समानांतर दुनिया उस तरह की दिखाएगा कि भाई वहाँ भी दुख हो सकता है, वहाँ भी वो कोई सोल्यूशन ना दे, सोल्यूशन होते ही नहीं है, तो समय ही बदलता चलता है। लेकिन हमको सहने की शक्ति किसका है? चेखव का। एक मिनट, याद कर रहा है मुझे। चेखव का एक नाटक है, कोई नाटक का नाम याद नहीं, उसका पात्र, ये बल्लभ भी बहुत कोट किया करते थे अपने पत्रों में, संवादन आयास में मिल जाएगा आपको। दो चीजें बल्लभ बहुत कोट करता था। एक पुष्किन की कविता, इवन व्हेन वी आर इन चेन्स वी मस्ट कंप्लीट द सर्किल विच वॉज ऑर्डेन्ड फॉर अस। जो सर्किल हमारे लिए भगवान ने बनाया है, अगर आप कैदी हैं, चेन्स में भी हैं, तो भी आपको पूरा करना चाहिए। और ये जो था कोइस्ता नाटक चेखव का, उसमें जुमला है कि नाउ आई नो कोइस्ता व्हाट मैटर्स, नाइदर फेम नॉर मनी नॉर लव नॉर अफेक्शन। जिंदगी में क्या महत्व है, ये सब कुछ नहीं है। द कैपेसिटी टू इंड्योर, सहने की शक्ति, ये मैटर करती है। ओ चेखव की लाइन, व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज द कैपेसिटी टू इंड्योर। साहित्य ये इंड्योर करने। अब हमारे पत्थर उछालने वाले ये कहेंगे कि यार ये तो आप आदमी को कायर बना रहे हो, कि साला सहते रहो ये सब। अरे तो भाई नहीं सहोगे तो आप उसको बदल दोगे क्या? कब से तो तानाशाह चले आ रहे हैं, धीरे धीरे करके काल ही करवट लेता है। काल को थोड़ा इफेक्ट जरूर ये करता है कि एक एक किताब, एक एक इंडिविजुअल पढ़ते हुए कुछ ओपिनियन उस तरह की बनती है कि कोई भी तानाशाही रिजीम बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। लेकिन पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाए ये नहीं होगा, वो फिर आएगी। तो साहित्य में आप क्या करना चाहते हैं ये उस पर है। तो हमारा सिर्फ ये है कि मैं अपने लेखन में दिखाते हुए परिस्थिति, जो नई चीज़ें हुई, जैसे अब खूब अच्छा हूँ कहानी, हमारे नए कहानी संग्रह का शीर्षक भी है वो किताब का नाम। उसमें ऐसी चीज़ जो पहले सोची नहीं जा सकती थी कि बीवी 2 बच्चों को लेके चल दी, भाड़ में जाए पति। पहले सोच सकते थे कि हमारी ज़िंदगी में जब बचपन था तो ये सब नहीं सोच। हमारी माँ कूटी जाती थी हमारे पिता द्वारा, रस्सी से मारते थे, और हम छोटे थे तो हम अपनी माँ के पास रोते जाते थे कि माँ, अम्मा हम बाबू कब मरेंगे। तो वो कहती थी अच्छा मत बोलो, पढ़ी लिखी टीचर। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक ऐसी ओपिनियन आई। इसको हम लोग शास्त्रों में कहते हैं कि काल स्थिर नहीं रहता, काल चलता रहता है, यूं 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 यूं। और इसमें मूर्ख ही हैं जो कहते हैं कि हमारी स्थिति बनी रहेगी, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो कहीं का तानाशाह हो। ये मूर्ख ही लोग हैं जो अपनी हस्ती जानते नहीं।
तो आदमी के बर्दाश्त करने की उसकी आत्मिक शक्ति पैदा करो, ये धीरज का काम है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे से असर करती है, तो साहित्य का असर भी एकाएक ये नहीं होता कि आप क्रांति करा दोगे, नहीं होता कभी। सर, अंत में हम लोग सफल हो गए आपसे बात करने में। मुझे पता नहीं कि कितनी बातें मैं पूछ पाया हूँ आपसे। आपने हमारा मान रखा, हम बेहद इसके लिए कर्जदार रहेंगे और हम चाहेंगे कि इस कर्ज में जल्दी से जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी पढ़ें, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी पढ़ें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मान